हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया, पार्ट 12, चैप्टर 131। वैदिक के उड़े होश। कुछ देर बाद वैदिक अपने कपड़े चेंज करके क्लोजेट रूम में से बाहर आता है तो देखता है सिया अभी तक रूम नहीं आई थी। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कहीं जान को फिर से इचिंग तो नहीं न शुरू हो गई। वैदिक के दिमाग में जैसे ही एक ख्याल आता है वो बिना देर किए बाथरूम के डोर पर नाक करते हुए सिया को आवाज लगाता है। जान। बाथरूम के अंदर सिया ने इस वक्त वैदिक का दिया हुआ बाथरोब पहना हुआ था जो उसके घुटने के थोड़े ऊपर तक का ही था और उसमें उसकी पतले और लंबे गोरे पैर दिखाई दे रहे थे। सिया खुद को बाथरूम में लगे मिरर में देखते हुए कहती है, वैदिक जी अब तक रूम में आ गए होंगे और हम उनके सामने इस तरह नहीं जा सकते हैं। ऊपर से हमारे कपड़े भी यहाँ पर नहीं है कि हम उसे ही पहन ले। कहते हुए वो फर्श पर पड़े अपने गीले हो चुके कपड़े को घूर रही थी। सिया को इस तरह से वैदिक के सामने जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि वो कभी भी वैदिक के सामने इस तरह से नहीं गई थी और पहले जब कभी भी उसे उठने में देर हो जाया करता या घर की साफ सफाई करने में टाइम लगने लगता और उसे नहाने में लेट हो जाता था तो वो जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में अपने कपड़े साथ में ले जाना भूल जाया करती थी। तब वो बाथरोब पहन कर ही रूम में आके क्लोजेट रूम में चली जाती थी क्योंकि वैदिक उस वक्त सोया रहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वैदिक सोने का नाटक किया करता था और वो उसे बहुत ही शिद्दत से देखा करता था बिना अपनी पलकों को झपकाए हुए। लेकिन जब भी सिया अपनी नजरें उठाकर उसे देखा करती थी तो वो अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेता था जैसे वो सच में बहुत ही गहरी नींद में हो। बाथरूम में से भी क्लोजेट रूम में जाने के लिए एक डोर बना हुआ था लेकिन सिया वैदिक के डर से उस डोर से दूर ही रहती थी। सिया अपनी सोच में ही थी कि तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज आती है जो उसे ही बुला रहा था। वैदिक की आवाज सुनकर सिया घबरा जाती है और जल्दी से अपने एक हाथ को अपने सीने के पास कर बाथरोब को कसकर पकड़ लेती है और अपने दूसरे हाथ से जो जला हुआ था उसका बिना परवाह किए उस हाथ से अपने बाथरोब को घुटने के नीचे तक खींच रही थी। सिया बाथरोब को ऐसे खींच रही थी जैसे कि उसके खींचने से बाथरोब की साइज बड़ी हो जाएगी और वो उसके घुटनों के नीचे तक आने लगेगी। वैदिक सिया को बाथरूम के डोर से कई बार आवाज लगाता है लेकिन सिया कोई जवाब नहीं देती थी और वो चुपचाप घबराते हुए डोर के ओर ही देखे जा रही थी जिसे उसने अंदर से लॉक किया हुआ था। सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वैदिक से क्या कहे कि वो इस तरह से उसके सामने आने में शर्मा रही है या फिर ये कि क्या हो उसके कपड़े उसे दे सकता है जिसके बाद वो चेंज कर बाहर आ सके। वैदिक जब सिया को कोई जवाब नहीं सुनता है तो उसे बेचैनी होने लगती है और उसके जहन में कई सवाल आने लगते हैं कि उसकी जान ठीक तो है ना या उसकी जान को फिर से पहले के ही तरह इचिंग होने लगी। या जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है वो बिना कुछ सोचे समझे डोर ओपन करने जाता है लेकिन डोर ओपन नहीं होता है जिसे देख उसे समझ आ जाता है कि डोर लॉक है अंदर से। तभी उसके मन में एक और ख्याल आता है कि कहीं जान डोर लॉक कर चेंज कर रही हो और अचानक से उसे फिर से दर्द होने लगा हो और दर्द की वजह से बेहोश तो नहीं ना हो गई। वैदिक के मन में जैसे ही सिया के बेहोश होने का ख्याल आता है उसका दिल बहुत ही तेज धड़कता है और वो जोर से डोर को नाक कर सिया को आवाज देता है इस उम्मीद में कि सिया उसका रिप्लाई करेगी। लेकिन इसके विपरीत जब बाथरूम के अंदर से इस बार भी सिया की कोई आवाज नहीं आती है तो वैदिक का दिल के अनचाहा डर से भर जाता है और वो जल्दी से अपने हाथ के एक फिंगर को डोर के साइड में बने हुए फिंगरप्रिंट्स के निशान के ऊपर रखता है और उसके ऐसा करते ही डोर तुरंत ही ओपन हो जाता है और उसके बाद वैदिक बिना एक पल और भी जाया किए बगैर बाथरूम के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही अपने सामने का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी हेजल ग्रीन आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी जगह पर ही किसी स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है और वो एक तक अपने सामने के नज़ारे को देखने लगता है या फिर ये कहे कि घूरने लगता था। चैप्टर 132 वैदिक का सिया को बिना कपड़ों का देखना, सिया का रोना।
बाथरूम के अंदर सिया वैदिक के बार बार आवाज लगाने से घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसे वैदिक के सामने नहीं जाना चाहती थी। तभी वो अपने मन में कहती है, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम अपने गीले कपड़े जल्दी से पहन लेते हैं, उसके बाद क्लोजेट रूम में जाके तुरंत चेंज कर लेते हैं और हमें इस बाथरोब में वैदिक जी के सामने जाना ही नहीं पड़ेगा। तभी उसे और भी तेज से डोर नॉक करने के आवाज के साथ साथ वैदिक के चिल्लाने की भी आवाज आती है, जो उसे तुरंत डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था। सिया इतने तेज आवाज सुनकर जल्दी से कहती है, हम चेंज कर लेते हैं, और यही सोचकर सिया जल्दी से अपने गीले कपड़े उठा लेती है और उन्हें एक साइड रख देती है। उसके बाद सिया जल्दी से अपने बाथरोब में लगी बेल्ट को खोलती है और अपने दोनों हाथ से पकड़कर उन्हें जल्दी से उतारने को होती है कि तभी एक झटके के साथ डोर ओपन होता है और वैदिक अंदर आता है। डोर खुलने की आवाज सुनकर सिया तुरंत अपनी नजरें उठाकर डोर की ओर देखती है तो उसे अपने सामने वैदिक दिखाई देता है और उसी के साथ उसकी एक तेज चीख निकल जाती है। आह! वही वैदिक जिसने कुछ और ही सोचकर बिना सोचे समझे तुरंत डोर ओपन करके अंदर आ चुका था। अपने सामने के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सिया डोर की ओर अपना फेस किए साथ ही साथ उसके सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी और ऊपर से सिया बाथरोब को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए उतारने वाली पोजीशन में खड़ी थी, जिस वजह से उसकी फ्रंट बॉडी पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। और वैदिक उसे इस तरह से देखकर अपनी जगह जम जाता है और वो एक तक सिया के उभारों को अपनी इंटेंस नजरों से घूरने लगाता है। सिया की चीख पूरे बाथरूम में गूंज उठती है और वो अपने सामने खड़े वैदिक को देखती है, जो उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था बिना अपनी पलकों को झपकाए हुए। सिया जल्दी से उसके नजरों का पीछा करते हुए खुद को देखती है कि वैदिक कहाँ देख रहा है, तो उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। उसी के साथ सिया जल्दी से अपने बाथरोब को सही कर अपने दोनों हाथों से बाथरोब को अपने सीने के पास जोर से पकड़ लेती है और फिर वो तुरंत ही पलट जाती है। उसके पलटे ही उसकी बैक वैदिक के सामने हो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे सिसकने लगती है। वैदिक, जो सिया को इस तरह देखकर स्टैचू बने खड़ा था, उसे तो जैसे किसी चीज का होश ही नहीं था। सिया को इस तरह से देखकर उसके बॉडी में भी कुछ हलचल सी होने लगी थी और उसका गला भी सूखने लगा था। वैदिक खुद गुम ही था कि तभी उसके कानों में सिया के शिशकने की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वो होश में आता है और वो अपने सामने देखता है तो उसे सिया की पीठ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने होश में पूरी तरह से आ जाता है और वो उसी तरह से सिया की पूरी बॉडी पीछे से स्कैन करने लगता है। और जैसे ही उसकी नज़र सिया की गोरी थाई पर जाती है तो फिर से उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है और वो उसी तरह से सिया के गोरे लंबे पैरों को देखते हुए कहता है, क्या जान का इरादा मेरी जान लेने का है। वैदिक सिया के गोरे पैरों को देखते हुए अपने जीभ को अपने होठों पर फेरते हुए कहता है, मैंने जान को बहुत बार कमरे के जरिए इस तरह से देखा था, लेकिन रियल में ये तो और भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और मेरा मन कर रहा है मैं अभी इसी वक्त इनका टेस्ट करूं। ये कहते हुए उसकी हेजल ग्रीन आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी, जैसे वो सिया को खुद के अंदर समा लेना चाहता हो। लेकिन उसके ख्यालों को रोक लगाने के लिए सिया की शिश्किया की काफी है, जो समय के साथ और भी तेज हो गई थी, क्योंकि सिया ने अब काफी तेज तेज से रोना भी शुरू कर दिया था। सिया के रोने की आवाज सुनकर वैदिक अपने सोच को लगाम लगा लेता है और एक बार फिर से उसकी सोच उस पे हावी हो जाती है। सिया को इस तरह से रोते हुए देखकर फिर वो अपनी इसी सोच के साथ जल्दी से अपने कदम बढ़ाकर सिया के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो सिया के लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए बहुत ही प्यार से सिया से पूछता है, जान तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या फिर तुम्हें फिर इचिंग या जलन होने लगी है। वैदिक की बात सुनकर सिया उसे अपनी आंसुओं से भरी हुई नीली आंखों से देखने लगती है और अपना सर ना में हिला देती है और फिर से रोने लगती है। वैदिक उसका जवाब सुनकर घबरा जाता है और उसके मन में फिर से एक सवाल आ जाता है कि कहीं उसके अचानक से डोर ओपन करने के वजह से उसकी जान को कहीं चोट तो नहीं ना आ गई है और उसी वजह से उसे दर्द हो रहा हो और वो रो रही हो।
ये ख्याल आते ही वैदिक अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर सिया के गालों पर से उसके आंसुओं को साफ करते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, जान क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? और ये कहते हुए वो सिया के हाथों पैरों और उसके चेहरे को बहुत ही गौर से देखने लगता है कि उसे कहाँ चोट आई है। सिया वैदिक को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर अपनी सिसकती हुई आवाज में धीरे से कहती है, हमें कहीं चोट नहीं लगी है। चैप्टर 133 मैंने सब कुछ नहीं देखा, तुम भी मेरा देख लो। सिया का जवाब सुन वैदिक कंफ्यूज हो जाता है और मन में कहता है, जब जान को कहीं चोट नहीं लगी तो फिर वो रो क्यों रही है? और वैसे ही भाव लिए सिया से एक बार फिर बहुत ही नर्म लहजे में सवाल करता है, जान जब तुम्हें कोई चोट नहीं आई तो फिर इस तरह से क्यों रो रही हो? वैदिक की बात सुनकर सिया उसी तरह से सिसकते हुए अपने बाथ रोब को और भी टाइट पकड़ते हुए बहुत ही मासूमियत के साथ कहती है, क्योंकि आपने हमें उस तरह से देखा, इतना कह वो फिर से सिसकते हुए रोने लगती हैं। वैदिक जो कुछ देर पहले बहुत कंफ्यूज हो गया था चुका था सिया के रोने के वजह से, लेकिन सिया की बात सुनकर उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई थी और उसे अब समझ आ चुका था कि सिया किस वजह से रो रही है। उसके बाद वैदिक सिया की ओर देखता है जो अपना सर झुकाए खड़ी अपने आंसू बहा रही थी सिर्फ इसलिए कि वैदिक ने उसे देखा था। वैदिक अपने मन में कहता है, मैं नहीं देखूंगा जान को ऐसे तो और कौन देखेगा। वैदिक अपने सोच में ही गुम था कि तभी उससे फिर से सिया की आवाज आती है जो उससे पूछ रही थी, क्या आपने सब कुछ देख लिया? और वैदिक को इस उम्मीद से देख रही थी कि वैदिक बस कह दे कि उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन वैदिक के आंखों में चमक आ जाती है और कुछ सोचते हुए सिया से कहता है, जान मैंने सब कुछ नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिया उसकी आंखों में देखने लगती है कि उसके कहने का क्या मतलब है कि उसने सब कुछ नहीं देखा। तो तभी वैदिक अपने एक हाथ को सिया के कमर को पकड़कर अपने और पास करता है और एक हाथ से उसके होठों के किनारे के सहलाते हुए सिया के कान में धीरे से अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, मैंने तो बस ऊपर का पूरा देखा जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे और उनके साइज भी ठीक है और उन्हें देखने में मैं इतना खो गया कि मैं और कुछ नहीं देख पाया। इतना कह वैदिक सिया के ये लोग पर किसकर उससे दूर हो जाता है। वही सिया वैदिक की बात सुनकर अपनी जगह पर जम जाती है और वो तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर क्रॉस कर बांध लेती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक को मजा आने लगता है और वो फिर से सिया को टीज करने के लिए कहता है, जान मैंने इसके सिवा भी कुछ देखा था। और वो इतना कह वो चुप हो जाता है और अपनी इंटेंस नजरों से सिया को देखने लगता है। सिया जो उसकी बात सुनकर पहले ही सदमे में थी कि वैदिक ने उसकी अपर बॉडी देख ली है और उसके मुंह से उसकी सैमलेस बातें सुनकर उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। लेकिन वैदिक ने जब कहा कि उसने इसके सिवा भी कुछ देखा है तो सिया को अपनी सांसें तेज होती हुई महसूस होने लगती हैं और उसकी नज़रें सीधे अपनी लोअर बॉडी और उसके दिमाग में यही सवाल आते हैं कि क्या वैदिक जी ने इसके आगे वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। उसके बाद और भी जोर जोर से रोने लगती हैं। वैदिक जो एक तक सिया के फेस को ही देख रहा था उसकी नजरों का पीछा करते जब वो देखता है कि सिया कहाँ देख रही तो वो भी समझ जाता है कि उसकी मासूम सी जान के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका रोना क्यों बढ़ गया। वैदिक हल्के से मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से सिया के आंसू साफ करते हुए कहता है, जान तुम्हारे मन में जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने वो भी देख लिया। वैदिक की बात सुनकर सिया जो रो रही थी अचानक से उसे जोर से हिचकी आती है और उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था। उसे इस तरह से देखकर वैदिक सिया से धीरे से कहता है, जान सच में तुम्हारे ये पतले पैर बहुत ही हॉट लगते हैं। वैदिक की पूरी बात सुनकर सिया एक राहत की सांस लेती है और वो अपने मन में सोचती है, हम तो कुछ और ही सोच लिए जबकि वैदिक जी ने तो हमारे पैरों के बारे में कहा, हम भी न कुछ भी सोचते हैं। वैदिक सिया को खुद में खोया हुआ देख उसके कान में धीरे से कहता है, क्या हुआ जान, तुम्हें क्या लगा कि मैंने क्या देखा होगा? ये कहते हुए वैदिक सिया के कमर को बहुत ही सेंसुअली वे में सहलाने लगता है। वैदिक की बात सुनकर सिया के गाल जलने लगते हैं। उससे ऐसा लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई और वो क्या सोच रही थी जैसे वैदिक को भी पता चल गया हो।
और ये सच भी था, वैदिक को इसका अंदाजा हो गया था कि उसकी मासूम सी जान क्या उल्टा सीधा सोच रही है। सिया तुरंत ही अपना शर्म से लाल हो चुका फेस ऊपर कर घबराते हुए वैदिक से कहती है, नहीं नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है और हमने कुछ भी नहीं सोचा, ये तो बिल्कुल भी नहीं कि आपने हमारी लोअर बॉडी भी देख लिया है सच्ची में, और वैसे भी आप कैसे देखते जबकि हमने तो तुरंत ही खुद को कवर कर लिया था। ये कहते हुए सिया की आंखों में चमक आ जाती है और वो वैदिक को देखने लगती हैं जैसे कह रही, वो आप कैसे देख सकते हैं जबकि मैंने तो खुद को कवर कर लिया था। सिया की बात सुनकर वैदिक की भवें सिकुड़ जाती हैं और अपने मन में कहता है, जान के बारे में मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मासूम है, इसे नहीं पता क्या उसने अभी अभी क्या कहा। वैदिक सिया के चमकती हुई नीली आंखों में देखते हुए अपनी नजरों को सिया के चेस्ट की तरह इशारा करते हुए बहुत ही मशूमियत से कहता है, जान पर मैंने तो उसे बहुत ही अच्छे से देखा। वैदिक की नजरों और उसकी बातों को सुनकर सिया को फिर से याद आ जाता है कि वैदिक ने उसे देख लिया और जो उसकी आंखों में अभी चमक आई थी एक बार फिर से उसकी जगह आंसुओं ने ले ली थी और उसके आंखों में से पानी की तरह आंसू बहने लगते हैं और वो भी शिश्कते हुए रोने लगती है। उसे फिर से रोते हुए देखकर वैदिक को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसने क्यों फिर से सिया को टीज करने का सोचा। वैदिक सिया को चुप कराते हुए कहता है, जान तुम रोना बंद करो। लेकिन सिया रोना बंद नहीं करती है। वैदिक उसके बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, जान तुम इसलिए रो रही हो कि मैंने तुम्हें देखा तो तुम भी मेरा देख लो, लेकिन जान प्लीज रोना बंद करो। कहते हुए वैदिक तुरंत अपने टी शर्ट को निकाल देता है और अब वो भी सिया के सामने सिर्फ अपने फॉर्मल पैंट में खड़ा था। वैदिक की इस बात को भी सुन के सिया कोई जवाब नहीं देती है तो वैदिक उसके फेस को ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जान तुम मुझे देखो और फिर तुम भी रोना बंद कर दो, उसके बाद हिसाब बराबर हो जाएगा। मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे देख लो। वैदिक इसलिए ऐसा कहता है और करता है क्योंकि वो और सिया को इस हालत में रुलाना नहीं चाहता है। वो जानता था कि सिया की प्रेगनेंसी की वजह से उसके हार्मोन्स बदल रहे हैं और इस समय उसका रोने का मन कर रहा है और वो न चाहते हुए भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती रोने के लिए। लेकिन वैदिक उसे अब और रोने नहीं देना चाहता था। चैप्टर 134। हमें सच में नहीं पता आपकी पीठ पर ईगल का टैटू है, हमें अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। वैदिक की बात सुनकर सिया रोते हुए कहती है, नहीं हमें आपको नहीं देखना है। इतना कह वो अपनी कमर से वैदिक के हाथ को हटाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होकर सिसकने लगती है। वैदिक सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है जिससे सिया की पीठ उसके नेक सीने से जा लगती है और वो उसी तरह से सिया के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहता है, जान तुमने तो मुझे कितनी बार इस तरह से देखा है, क्या मैं रोता था? उसकी बात सुनकर सिया जल्दी से कहती है, नहीं हमने आपको नहीं देखा है। सिया की बात सुनकर वैदिक कहता है, जान तुमने मुझे देखा है, तुम भूल कैसे सकती हो? ये तक कि तो तुमने मुझे छुआ भी है, क्या मैं तब रोया था? उसकी बात सुनकर अपनी नजरें ऊपर कर कहती है, आप झूठ क्यों कह रहे हैं? वैदिक सिया को बीच में रोकते हुए आगे कहता है, जान तुम भूल गई क्या? हमारी शादी 1 महीने बाद जब मुझ पर अटैक हुआ था तो उस वक्त तुम मुझे रोज देखा करती थी और यहाँ तक कि तुम मुझे स्पंज बाथ भी देती थी, क्या तुम ये सब बिना मुझे देखे ही करती थी? वैदिक की बात सुनकर सिया भी उस वक्त याद करने लगती है और उसे याद करते हुए धीरे से कहती है, हम सब कुछ करते थे लेकिन हमने कभी भी आपको उस नज़र से देखा ही जिस नज़र से एक पत्नी अपने पति को देखती है, और न ही हमारे पास इतना हक था कि हम आपको देख सके या आपसे कुछ कह सके। हम तो बस अपना काम करते थे जिसके लिए हमें आपने रखा था। और रही बात आपको देखने की, तो हमें नहीं लगता है कि एक नौकरानी को अपने मालिक को उस तरह से देखना चाहिए। सिया ने ये सब बहुत ही धीरे से कहा था जिसे बस वही सुन सके, लेकिन वैदिक के कान बहुत ही तेज थे और उसने सब कुछ सुन लिया था। और ये सुनते ही उसके आंखों में अजीब से भाव आ जाते हैं और उसका पूरा फेस एक्सप्रेशन लेस नजर आने लगता है। सिया रोते हुए इस बार वैदिक से कहती है, आपको हमारी बातों पर यकीन हो या नहीं हो, लेकिन हमने आपको कभी भी गौर से देखा ही नहीं।
फिर एक फीकी सी हंसी लिए अपने आप से कहती है, शायद हमारी औकात ही नहीं थी कि हम आपको देख सकें। और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि हम आपसे कुछ कह सके या आपसे अपना हक ले सके या फिर ये कह सके कि हम आपकी पत्नी है। और कहते भी तो कैसे कहते हैं, जबकि हम जानते थे कि आप सिर्फ हमें तकलीफ ही देना चाहते थे। लेकिन फिर हमने एक बार कोशिश की थी कि हम आपका दिल जीते और आपके दिल अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लें। क्योंकि माँ ने हमसे कहा था कि आप गुस्से में हैं शादी की वजह से, और यही सोचकर कि एक दिन आप हमें अपना लेंगे अगर हमने आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया तो। हमने हर एक कोशिश की और हमारी सारी कोशिशें नाकाम ही हुई, और उसके बदले में हमें वहाँ भी सिर्फ तकलीफ ही मिली थी, हमें जलील ही किया गया था। आपको क्या लगता है आप अब इस तरह से हमारे साथ बिहेव करेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे? तो आपको गलत लगता है वैदिक जी। हम अब भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते हैं और ना ही आपको कभी माफ कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत देर कर दी है ये कहने में, अब तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आपने इस कदर हमें तोड़ के रख दिया है। आपने हमारी हर कमजोरी का फायदा उठाया है और हमें इस कदर बेबस और लाचार कर दिया कि हम खुद के लिए भी जीना भूल गए, लेकिन अब हम फिर से कोई गलती नहीं करेंगे। माँ कहती थी अगर एक बार कोई डोर टूट जाए तो वो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और वैसे ही उस डोर की तरह आपने हमारे और अपने रिश्ते को भी तोड़ दिया, और अब अगर आप जोड़ना भी चाहे तो उसमें गांठ रह ही जाएगी। सिया ये सब कुछ जितना खुद से कह रही थी उतना ही आंसू उसके आंखों से बह रहे थे, क्योंकि वैदिक ने अनजाने में ही उसके जख्मों को फिर से कुरेद दिया था जिसे वो भूल कर भुला नहीं सकती थी। वैदिक सिया फेस को बाथरूम में लगे मिरर से देख रहा था और साथ ही उसके फेस के हर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। तभी उसके कानों में सिया की आवाज पड़ती है जो उससे कह रही थी, हम उस वक्त बस अपना काम किया करते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम आपको देखते तो हमें पता होता कि आपके पीठ पर ईगल का टैटू बना हुआ है, क्योंकि हमें सच में नहीं पता आपकी पीठ पर ईगल का टैटू है। सिया की बात सुनकर वैदिक के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वो सिया के फेस को मिरर में देखते हुए मुस्कुराने लगता है और उसी तरह अपने मन में कहता है, वाकई जान ने मुझे कभी नहीं देखा, अगर देखा होता तो उसे मेरे टैटू के बारे में पता होता। बिना देखे हुए ही जान को पता चल गया कि मेरे पीठ पर ईगल का टैटू बना हुआ है, अगर देखती तो उसे और क्या क्या मालूम होता। जान मैं क्या समझूं, तुम इतनी मासूम हो या फिर इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें क्या कहना चाहिए क्या नहीं। मुझे खुश होना चाहिए कि तुम बहुत ही मासूम हो, या फिर मुझे दुखी होना चाहिए कि मुझे मेरी वाइफ बेवकूफ मिली है। खुद से बातें कर वैदिक खुद को नॉर्मल करते हुए सिया से कहता है, जान कोई बात नहीं, तब नहीं देखा था ना, अब देख लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वैदिक की बात सुन सिया अपने आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए कहती है, हम आपको नहीं देखना चाहते हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। सिया की बात सुन वैदिक सिया के फेस को देखता है जो अब अचानक से ही चुप हो गई थी और अपने आंसुओं को अपने गालों पर से साफ कर रही थी। तभी उसकी नज़र सिया के गर्दन पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखों में अजीब से भाव उतर आते हैं, और तुरंत ही वो सिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके अचानक उठाने से सिया हड़बड़ा जाती है और वो वैदिक को गुस्से से घूरते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें फिर से अपने बाहों में उठाने की, हमने आपको खुद से दूर रहने के लिए कहा है ना, तो आप क्यों? सिया इससे आगे कुछ कहती उसके पहले ही वैदिक अपनी तेज और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, जान अगर अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द और भी निकला तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। वैदिक की बात सुनकर सिया सहम जाती है और वो तुरंत ही चुप हो जाती है। सिया को चुप देखकर वैदिक बिना देर किए सिया को रूम में लेकर आता है और बहुत ही आराम से सिया को सोफे पर बैठाकर सिया को वार्निंग भरी आवाज में कहता है, अगर जान तुमने यहाँ से जरा भी हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह वो क्लोजेट रूम की ओर बढ़ने लगता है। सिया जाते हुए वैदिक की पीठ पर बने ईगल के टैटू को घूरते हुए कहती है, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। आपको क्या लगा हम कहेंगे कि हमने आपको देखा है इस तरह से और आपको बता भी देंगे?
तो आप बिल्कुल गलत हैं, हमें आपको देखकर कोई फीलिंग नहीं आती थी, हम बस अपना काम करते थे और ना ही अब आती है। और हमें ये भी पता है आपको बहुत सी लड़कियां पाना चाहती है और आपकी पत्नी भी बनना चाहती है क्योंकि वो आपके इस हैंडसम से चेहरे और आपके पैसों से प्यार करती है, लेकिन हम उनमें से नहीं है। लेकिन आपकी नज़रों में तो हम उनसे भी गैर गुजरे हैं और आपको भी यही लगता है कि हम पैसों के लिए आपके साथ हैं और उसके लिए ही हमने आपको ड्रग दिया था। लेकिन अब तो हमें आदत हो गई है ये सब कुछ सुनने की, और अब देखिए ना, हमें बुरा भी नहीं लगता है क्योंकि हमें लगता है यही हमारी किस्मत में लिखा था और हमें वही मिला भी। कहते हुए सिया के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और खुद के ही हालतों पर हंसने लगती है कि क्या उसकी किस्मत मिली है सब कुछ होते हुए भी नहीं है। चैप्टर 135 आपको ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा। सिया के जख्मों पर वैदिक का मरहम लगाना। सिया अपना सर सोफे के हेड से लगाते हुए अपनी मायूसी भरी आवाज में खुद से कहती है, किसी ने सच ही कहा है। ये जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। जहां आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुंचा दिया। ना मैं रुक सकूं ना मैं बढ़ सकूं, ना दिल की बात समझ सकूं। तुझे क्या कहूं तूने क्या किया, मुझे मंजिलों की खबर तो दी पर रास्ता को उलझा दिया। ये जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गवा दिया। ये जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। कुछ देर बाद वैदिक अपने एक हाथ में एक टॉवल लिए और दूसरे हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए आता है और सोफे पर सिया के पास बैठ जाता है। सिया वैदिक को गौर से देखने लगती है कि वो ये सब क्यों लेके आया है। वैदिक टॉवल अपने हाथ में लेकर सिया के सर पर रखकर उसके लंबे बालों को सुखाने लगता है क्योंकि उसे डर था कि अगर सिया के बाल गीले पड़े रहे तो उसे सर्दी हो जाएगी और ऊपर से इतनी रात को शॉवर लेने से उसकी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वो सिया के गीले बालों को सुखाने लगता है। सिया वैदिक को अपने बाल सुखाते हुए देखकर फिर आश्चर्य होने लगता है। उसके बाद वो जल्दी से वैदिक के हाथ से टॉवल लेते हुए कहती है, हम खुद कर सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। सिया की बात सुनकर वैदिक सिया को घूर कर देखता है लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। उसके इस तरह घूरने से सिया फिर सहम जाती है और उसकी पकड़ टॉवल पर से ढीली हो जाती है क्योंकि वैदिक का किसी को भी इस तरह से देखना उसे डराने के लिए काफी था। वैदिक सिया के बालों को अच्छे से सुखाने के बाद टॉवल को साइड में रख देता है। उसके टॉवल रखते ही सिया जल्दी से उस टॉवल को उठा लेती है, उसके बाद उस टॉवल से अपने पैरों को ढक देती है। उसे वैदिक के सामने इस तरह से बाथरोब में अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर कह सकते हैं कि उसे वैदिक के सामने बाथरोब में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से टॉवल को अपने थाई पर रखकर अच्छे से अपने दोनों पैरों को कवर कर लेती है। वैदिक सिया को अपने पैरों टॉवल से छुपाते हुए देखकर अपनी लो वॉइस में कहता है, जान तुम मुझसे जिसे छिपा रही हो मैं ऑलरेडी पहले ही देख चुका हूं, तो तुम्हें मुझसे अपने पैरों को छुपा नहीं सकती हो। वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं तो तुम मेरे सामने कैसे भी रह सकती हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। फिर अपनी सनक भरी आवाज में सिया के ऊपर झुकते हुए कहता, लेकिन तुम किसी और के सामने इस तरह नहीं जा सकती हो, तुम्हें इस तरह से देखना का हक सिर्फ मेरा है और किसी का भी नहीं। कहते हुए वैदिक फर्स्ट एड बॉक्स ओपन करता है। वैदिक की बात सुनकर सिया कहती है, हमें कोई शौक नहीं है आपको या किसी और को दिखाने का, और रही बात अपने पैरों को ढकने की तो हम नहीं चाहते हैं आप हमें इस तरह से देखें क्योंकि हम आपको अपना पति नहीं मानते हैं और ना ही हमें आप जैसे हस्बैंड की जरूरत है। इतना कह सिया अपना सर दूसरी ओर घुमा लेती है। सिया की बात सुनकर वैदिक की माथे की नसें गुस्से से उभर जाती है और वो अपनी डरा देने वाली आवाज में कहता है, मैं नहीं देख सकता हूं तो कौन देख सकता है, जानना शब्द पर जोर देते हुए। तुम्हारे मानने या ना मानने से ये बदल तो नहीं ना जाएगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम मेरी वाइफ हो। मिसेज सिया वैदिक खुराना, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं समझी, और ये बात तुम जितना जल्दी समझोगी उतना ही तुम्हारे लिए फायदा होगा। अगर मैं समझाने पर आया तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं क्या कर सकता हूँ, जानना शब्द पर जोर देते हुए।
वैदिक की रूह कपा देने वाली आवाज सुनकर सिया अपनी जगह पर सहम सी जाती है, फिर भी हिम्मत जुटाए हुए अपनी तिरछी नजरों से वैदिक को देखते हुए बहुत ही धीरे से सवाल करती है। आप हमसे क्या चाहते हैं? आप हमें साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि हम आपको तो इतना जान ही चुके हैं कि आप बिना अपने फायदे के कोई काम नहीं करते हैं। फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, और ये सब कुछ करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जहां तक हमें पता है तो हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप हमसे छीन चुके। हमारे पास जो भी था वो सब कुछ आप हमसे छीन चुके हैं। अगर कुछ रह गया है तो आप साफ साफ हमें बता दीजिए ना। हम आपको खुद वो चीज दे देंगे। आपको ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा और ना ही ये झूठा दिखावा करना पड़ेगा कि आपको हमारी फिक्र है। सिया अपने मन में चल रहे सवालों को आज वैदिक से पूछ ही लेती है। सिया के सवालों को सुनकर भी वैदिक कोई जवाब नहीं देता है, या यूं कहें कि वो सिया के सवालों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वैदिक फर्स्ट एड बॉक्स में से एक कॉटन लेता है और उसमें एक दवा लगा के अपने हाथों को सिया के गर्दन की ओर बढ़ा देता है। उसे इस तरह से देखकर सिया कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? सिया को फिर से सवाल करते हुए देखकर वैदिक चिढ़ते हुए कहता है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। उसने जैसे ही ये कहा तभी सिया की एक चीख निकलती है। आह! उसकी चीख सुनकर वैदिक डेविल स्माइल करता है। फिर कहता है, आई होप जान तुम्हें अब पता चल गया होगा। इतना कह वो फिर से सिया के जख्मों पर दवा लगाने लगता है, जो सिया ने खुद ही अपने नाखूनों से लगा लिया था जिस वक्त उसे इचिंग हो रही थी, और उसने ऐसे ही अपनी बॉडी पर अपने ही नेल से स्क्रैच लगा लिए थे। वहां की स्किन छिल गई थी जिस वजह से वहां पर हल्के हल्के खून आने लगे थे। जब बाथरूम में वैदिक की नज़र अचानक से वहां पर पड़ती है तो वो बिना देर किए सिया को बाहर लेके आ जाता है और फिर खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला जाता है। वैदिक सिया के गर्दन पर दवा लगा के उसके हाथों पर भी लगाता है। जब सिया नानुकूर करने लगती है तो वो उसे घूर कर देखता है, जैसे उसे अपनी आंखों से ही वार्निंग देते हुए कह रहा हो, अब अगर एक और शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो मुझे तुम्हें पनिश करने में देर नहीं लगेगी। सिया भी उसकी वार्निंग अच्छे से समझ जाती है और वो अब कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप वैदिक जो कर रहा था उसे करने देती है। तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब वैदिक उसके बाथरोब को उसके कंधे से सरकाने लगता है। सिया तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर वैदिक के हाथ को पकड़ते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको मना किया है, आप ऐसे ही हमें कहीं भी नहीं छू सकते हैं। लेकिन सिया का कहना जाया जाता है। वैदिक फिर से उसकी बातों को इग्नोर कर सिया के हाथ को अपने हाथ से हटाकर उसका बाथरोब उसके कंधे से नीचे सरका देता है। उसके बाद वो उसके कंधे पर भी जहां जहां स्केर्च थे वहां पर भी दवा लगाता है। वैदिक जब उसे लगता है उसने सिया के सारे जख्मों पर दवा लगा दिया है तो वो एक नज़र गौर से सिया को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। उसके इस तरह से देखने से सिया को अजीब सा लगता है और वो कसकर अपने बाथरोब को पकड़ लेती है। वैदिक उसे देखने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर उसे उसकी जगह पर रख देता है। फिर वैदिक एक नज़र अपने बेड पर डालता है और उस ओर बढ़ जाता है। उसके बाद अपने एक हाथ से बिस्तर को टच करके फिर अपने हाथ को स्मेल करता है तो उसे इचिंग पाउडर की स्मेल आती है। फिर वैदिक बाथरूम के ओर जाके अपने हाथ को वॉश करके आता है। फिर अपने बेड को देखता है जिस पर अब किसी का सोना नामुमकिन सा था। चैप्टर 136 सिया का वैदिक को भगाना। वैदिक बिना किसी इमोशन के बेड को घूर रहा था, जैसे वो उसे अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। बेड को घूरने के बाद वैदिक सिया से कहता है, जान, हम अब पर नहीं सो सकते हैं क्योंकि किसी ने जानबूझकर बेड पर इचिंग पाउडर गिरा दिया है। उसकी बात सुनकर सिया सन रह जाती है और उसी तरह से कहती, ये आप क्या कह रहे हैं? वैदिक कहता है, क्या नहीं कह रहा हूं, जो सच है बस वही कह रहा हूं। किसी ने जानबूझकर ये किया है और इसी वजह से तुम्हें अचानक से इतनी तेज इचिंग होने लगी थी। वैदिक का जवाब सुनकर सिया आगे कुछ भी नहीं कहती है। तभी वैदिक आगे कहता है, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो एक बार फिर से बेड पर सो जाओ। सिया उसकी बात सुनकर कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ ये सोचकर आगे कहती है, नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ सोने की।
हमें सोना ही होगा तो हम बालकनी में जाके सो सकते हैं, आप अपना देख लीजिए। उसकी बात सुनकर वैदिक भी एक नज़र बालकनी की ओर डालता है जहां पर उसे वही बिस्तर नजर आता है जो सिया ने अपने लिए तैयार किया था। सिया अपनी बात कहकर अपनी जगह से उठती है और क्लोजेट रूम की ओर बढ़ने लगती है क्योंकि वो इतने छोटे से बाथरोब में नहीं सो सकती थी और यही सोचकर वो उस ओर बढ़ जाती है। सिया ने मुश्किल से अभी 3 या 4 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी वैदिक पीछे से आके उसे अपने बाहों में उठा लेता है और वो अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देता है। उसके ऐसे अचानक से उठाने से सिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जब उसे एहसास होता कि वैदिक ने उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया है तो वो उसी के साथ झलाते हुए कहती है, मिस्टर खुराना, क्या आपने हमारी बात न सुनने का ठेका ले रखा है? जिसके जवाब में वैदिक कहता है, जान, जो तुम्हारी इतनी जुबान मेरे सामने चलने लगी है उसका क्या आप बोलो। ऐसे तो मेरे सामने तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलते थे और अगर निकलते भी थे तो वो भी तुम्हारी हकलाती हुई आवाज में। लेकिन ऐसा भी इन 2 दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम इतना जहर उगल रही हो मेरे सामने? कहीं ये उस लड़के ने तो तुम्हें मेरे खिलाफ नहीं ना भटकाया है और तुम मुझसे इस तरह से बात करने लगी हो? कहते हुए वो अब तक सिया को अपनी बाहों में लिए हुए बालकनी में लगे बिस्तर तक आ जाता है और सिया को उस पे बैठ देता है। वैदिक की बात सुनकर सिया उससे घूरते हुए कहती है, आपको जो समझना है आप समझिए क्योंकि अब हम आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते हैं। इतना कह वो बिस्तर पर से उठने लगती है जिसे देखकर वैदिक कहता है, कहाँ जा रही हो? सिया झलाते हुए कहती है, कपड़े चेंज करने जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? उसकी बात सुनकर वैदिक कहता है, नहीं तुम नहीं कर सकती हो। उसकी बात सुन सिया उसे घूरने लगती है जिसे देख वैदिक कहता है, वो मेरा मतलब था कि अभी मैंने दवा लगाया है, अगर चेंज करोगी तो ये दवा कपड़े में भी तुम्हारे लग जाएगा और ये चोट ऐसे ही रह जाएगी। लेकिन सिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जाने को होती है। तभी वैदिक सिया को डराते हुए कहता है, अगर ये दवा मिट जाएगी तो तुम्हारे चोट ठीक नहीं होंगे और उसके वजह से तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये ना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा ना ही तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। इतना कह वो डेविल स्माइल करते हुए आगे कहता है, जान अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। वैदिक की बात सुनकर सिया अपनी जगह पर रुक जाती है क्योंकि वो अपने लिए तो रिस्क ले सकती थी लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रिस्क में डाल सकती थी। ये सोचकर सिया इस बार बिना कुछ कहे अपने बिस्तर पर लेट जाती है और खुद को ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक भी कुछ नहीं कहता है और वो भी उसके बगल में लेट जाता है और सिया से ब्लैंकेट छीनकर खुद को भी कवर कर लेता है। उसने ये सब कुछ इतना जल्दी में किया कि सिया को कुछ समझ ही नहीं आया और जब तक वो कुछ समझती तब तक वैदिक उसे अपने बाहों में भर चुका था। सिया अपने सेंस में आते ही कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारी जगह है, आप यहाँ नहीं आ सकते। वैदिक सिया को घूरते हुए कहता है, जान शायद तुम भूल रही हो इस कमरे के साथ साथ ये बालकनी भी मेरी है तो मैं यहीं पर सोऊंगा। उसका जवाब सुन सिया चिढ़ते हुए कहती है, हाँ तो क्या हुआ, ये बिस्तर तो मेरा है ना और ये सब चीजें जो यहाँ पर है सब कुछ मेरा है क्योंकि इसे मैंने अपने पैसे से खरीदा है। तो आप चुपचाप जाए अपने इस साइड रखे सोफे या बीच में पड़े झूले पर सोए ना, लेकिन मेरे पास से हटिए। सिया की बात सुनकर वैदिक कुछ पल सोचता है फिर अपने कठोर शब्दों में कहता है, हाँ तो तुम भी तो रोज मेरे बेड पर सोती हो, मैं तुम्हें भगाता हूँ क्या वहां से? चैप्टर 137 हार्ट 2 है, हार्ट 2 है, इसी तरह से मेरे बाहों में रहोगी सुकून से सोना। वैदिक की बात सुन सिया कहती है, हम नहीं गए थे, वो आप ही थे जिन्होंने हमें अपने बेड पर सुलाया था। उस टाइम आपका एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह और आपने अपना ख्याल रखने के लिए हमें अपने बेड पर सोने दिया था। उसके बाद जब आप ठीक हो गए थे तो हम अपनी जगह आ गए थे। वो आप ही थे जो हमें अपने बेड पर लेके गए थे, हमने नहीं कहा था कि हम आपके बेड पर सोएंगे। इसलिए अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाए, हम नहीं सोने देंगे आपको यहाँ पर अपने साथ। सिया की बात सुन वैदिक बोलता है,
ओह ऐसा है क्या, मुझे तो याद ही भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया था। और वैसे भी जो भी हो आई डोंट केयर जान। ये बिस्तर तुम्हारा है ना, और तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। सिया तुरंत अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वैदिक सिया के गाल को खींचते हुए कहता है, सो सेठ जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ये बिस्तर तुम्हारा हो सकता है, लेकिन ये जिस जगह पर तुमने लगाया है और आसपास जो इतनी डेकोरेशन किया है ना, वो सब जगह मेरी है, तो इसलिए मैं यहाँ सो सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं सोने दोगी तो भी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से तुम्हारा बिस्तर हटा दूंगा और खुद के लिए नया बिस्तर लगवाऊंगा। फिर उसके बाद सिया को धमकाते हुए कहता है, तुम्हारा क्या होगा जान? तुम कहाँ जाओगी? इसके अलावा तुम्हें कहीं जगह भी नहीं मिलेगी। उसकी धमकी सुन सिया समझ जाती है वो कुछ भी कह ले या कर ले, वैदिक से वो नहीं जीत सकती है, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपना सर दूसरी ओर घुमा कर लेट जाती है। उसने अब हार मान लिया था, क्योंकि वो अब और बहस नहीं कर सकती थी। आज सुबह से ही उसने बहुत बोल लिया था, अब उसके अंदर और एनर्जी नहीं बची थी कि वो उससे एक पल और भी बहस कर सके। सिया को दूसरी ओर मुंह कर सोते हुए देख वैदिक की भावें सिकुड़ जाती हैं और वो जल्दी से सिया का फेस अपने तरफ कर देता है। उसके ऐसा करने पर सिया बिना कुछ बोले उसे घूर कर बस देख रही थी। वैदिक भी डेविल स्माइल करते हुए सिया के मासूम से फेस को ही निहारे जा रहा था। और इसी तरह से 1 घंटा और बीत जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं सोता है। बस फर्क इतना था कि सिया वैदिक को घूरने के बजाय वैसे ही लेटे हुए चांद की ओर देख रही थी और वैदिक उसे देख रहा था। वैदिक सिया को देखते हुए मन में कहता है, जान का इस हाल में इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। इतना कह वो सिया से अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, जान, चांद को देखने में कोई हुई? सिया धीरे से कहती है, हम। वैदिक कहता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? जिसके जवाब में सिया भी उसी तरह खोए हुए कहती है, नहीं। सिया का जवाब सुन वैदिक एक नज़र सिया को देखता है, फिर धीरे से उसे अपने बाहों में से आज़ाद कर अपनी जगह से उठकर रूम के अंदर बढ़ जाता है। उसके जाते ही सिया जो अपने सेंस में वापस आती है और खुद से कहती है, वैदिक जी को क्या हुआ? अचानक से वो उठकर चले गए। अभी तक तो नहीं गए हैं जब हम इन्हें जाने को कह रहे थे, और अब खुद ही चले गए। वैसे भी वो जाए या ना जाए हमें क्या, इतना कह सिया चुप हो जाती है। तभी वैदिक रूम में से निकलकर बालकनी में आकर फिर से वैसे ही लेटकर सिया को अपने बाहों में भर लेता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ अपना फोन और ईयरबड्स लाया था। वैदिक बिना कुछ कहे एक ईयरबड्स सिया के कान में लगा देता है और दूसरा खुद अपने कान में लगा लेता है। वैदिक के ऐसा करते ही सिया वैदिक से सवाल करती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उसका सवाल सुन वैदिक उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, मैंने तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोला। इतना कह वो अपने मन में कहता है, जान मुझे पता है तुम्हें जब भी नींद नहीं आती थी तुम हमेशा सॉन्ग लगा कर सुनने लगती थी और तुम्हें नींद भी आ जाती थी और तुम सॉन्ग सुनते हुए ही तरह से सो जाया करती थी। इतना कह वो अपने फोन में एक सॉन्ग लगा देता है जो कुछ इस तरह से था, जो ख्वाबों ख्यालों में सोया नहीं था। तू ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। हान, जो ख्वाबों ख्यालों में सोया नहीं था, तू ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरी ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादन में तू है। हाँ तू है, हाँ तू है, मेरी बातों में तू है, मेरी ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादन में तू है, इरादन में तू है। वैदिक सिया के चेहरे को बहुत ही प्यार से देख रहा था और जैसे जैसे सॉन्ग चल रहा था वैसे वैसे ही वैदिक के इमोशंस भी सिया के लिए उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। जैसे ये सॉन्ग ना हो के उसकी फीलिंग हो। Yeah, we could fall in love. I say I could fall in love. Yeah, we could fall in love. And I say I could fall in love with you. कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाओ रातन में, लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है।
टू है कि मुझमें सोटा नहीं। जैसे ही सांग में ये लाइन आती है वैसे ही वैदिक की हेजल ग्रीन आंखों में चमक दिखाई देने लगती है और वो सिया के बालों को स्मेल करते हुए किसी सायको की तरह देखने लगता है जो धीरे धीरे अपनी पलकें झपका रही थी जैसे उसे नींद आ रही हो। हाँ टू है, हाँ टू है, मेरी बातों में टू है, मेरी ख्वाबों में टू, यादों में टू, इरादन में टू है। हाँ टू है, हाँ टू है, मेरी बातों में टू है, मेरी ख्वाबों में टू, यादों में टू, इरादन में टू है, इरादन में टू है तेरी इन नाइट तुझसे मिली है, होंठों पे मेरे हंसी जो खिली है, उससे मेरा एहरा उपा भी ना पाए, तुझे पाके हासिल हुए जो खुशी है, तुझे पाके हासिल हुए जो खुशी। हाँ टू है, हाँ टू है, मेरी बातों में टू है, मेरी ख्वाबों में टू, यादों में टू, इरादन में टू है, जो ख्वाबों ख्यालों में सोया नहीं था। टू ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया किया। हाँ टू है, हाँ टू है, मेरी बातों में टू है, मेरी ख्वाबों में टू, यादों में टू, इरादन में टू है। हाँ टू है, हाँ टू है, मेरी बातों में टू है, मेरी ख्वाबों में टू, यादों में टू, इरादन में टू है, इरादन में टू है। जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है वैदिक अपनी जुनून और पागलपन से भरी नजरों से सिया को देखता है जो बाथरोब पहने हुए उसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी क्योंकि उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया था। सिया को इस तरह से देखकर वैदिक बहुत ही जुनून से कहता है, मैं जब तक जीऊंगा जान तुम भी इसी तरह से मेरे बाहों में रहोगी। सिया ने अपना सर वैदिक के सीने पर रखा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथों से वैदिक के बाजुओं को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था और वो सॉन्ग सुनते सुनते उसी तरह से गहरी नींद में सुकून से सो गई थी। सिया को अपनी बाहों में सुकून से सोया हुआ देखकर वैदिक के होठों पर एक बहुत प्यारी मुस्कान छा जाती है। उसके बाद वैदिक सिया के मासूम से फेस को देखते हुए सिया के कानों में लगे हुए ईयरबड्स को निकालकर साइड में रखता है, साथ ही अपने कान में भी लगे ईयरबड्स निकाल देता है और उसे भी साइड में रख देता है। इतना करने के बाद वैदिक झुककर सिया के माथे पर किसकर उसे अपने बाहों में भर लेता है और फिर अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। उसके कुछ देर बाद ही वो भी सो जाता है। चैप्टर 138 तुम इसे नहीं छू सकती हो। आधी रात को एक महंगी कार आके खुराना मैंशन के बाहर रुकती है और उसमें से 3 लोग बाहर आते हैं जो कोई और नहीं बल्कि चित्रांग, जॉनी और पीटर ही थे और वो तीनों बहुत ही सावधानी से बिना किसी के नज़र में आए हुए अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। चित्रांग अपने रूम में जाके एक नज़र अपने बेड को देखता है, फिर वो अपने रूम में से निकलकर अपने सामने वाले रूम को देख डेविल स्माइल करते हुए कुछ सोचते हुए अपने कदम उस रूम की ओर बढ़ा देता है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें सिया के चेहरे पर पड़ती है तो वो कसमसाने लगती हैं और उसके ऐसा करते ही वैदिक जाग जाता है और वो सिया के फेस को देखने लगता है। वो सिया की पलकों को देखता है जो हल्के हल्के झपक रहे थे, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो अब किसी भी वक्त जागने वाली है, इसलिए वैदिक अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है। उसके आंख बंद करते ही सिया अपनी आंखें खोलती है तो वो बाहर की ओर देखती है तो सुबह हो चुकी थी। फिर सिया वैदिक के फेस को देखती है जो हमेशा की तरह आज भी सिया हुआ था और सोए हुए वो बहुत ही मासूम लगता था। उसके बाल हल्के मैसी हो गए थे। फिर सिया धीरे से उठने लगती है, तभी उसकी नज़र वैदिक के ब्रॉड चेस्ट पर जाती है क्योंकि वैदिक टी शर्ट के बिना ही सोया हुआ था और वो इस तरह सोए हुए बहुत ही हॉट लग रहा था। अगर उसे कोई भी इस तरह से देख ले तो अपनी नजरें उस पर से हटाना भूल जाए, लेकिन यहाँ बात सिया की थी, उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो एक नज़र वैदिक को देख बिना किसी इमोशंस के बिस्तर पर से उठ जाती है। सिया के उठते ही वैदिक भी अपनी आंखें खोल देता है और वो पीछे से जाती हुई सिया को देखने लगता है। सिया रूम में आकर सबसे पहले समय देखती है तो सुबह के 7 बज गए थे। टाइम देखते सिया घबरा जाती है और उसके दिमाग में वैदिक की कही हुई बातें घूमने लगती हैं। उसे याद करते हुए सिया कहती है, हमें बहुत देर हो गई है, अभी घर का सारा काम बचा हुआ ही है। एक काम करते, हम पहले ये रूम साफ कर लेते हैं क्योंकि अगर वैदिक जी उठ गए तो बिखरा हुआ रूम देखकर गुस्सा करेंगे।
रूम साफ कर हम नहा लेते हैं, फिर जाके सारा काम जल्दी जल्दी करेंगे। वैसे भी आज संडे है तो सब लोग देर से ही उठेंगे और ब्रेकफास्ट भी देर से ही करेंगे, तब तक हम सारा काम खत्म कर लेंगे, कहकर सिया आगे बढ़कर फर्श पर पड़ा ब्लैंकेट उठा लेती है और उसे एक साइड करती है। उसके बाद वो बेड के पास जाके जैसे ही बेड सीट को पकड़ने के लिए अपने हाथों को बढ़ाती है, वैसे ही कोई पीछे से आके उसके हाथ को पकड़कर खींच लेता है। सिया को जब इसका एहसास होता है तो वो अपने हाथ पर रखे हुए हाथ को देखती है, जो किसी और का नहीं वैदिक का था, जो सिया के जाते ही अपनी जगह से उठ जाता और रूम में आ जाता है ताकि सिया को कोई भी काम करने से रोक सके। वो नहीं चाहता था कि सिया अब कोई और काम करे, अब वो उसे जीतना हो सके आराम करने देना चाहता था। लेकिन वो इतने दिनों में जान गया था कि कुछ भी हो जाए सिया अपना काम आज भी करेगी, और यही सोचकर वो उसके पीछे रूम में आ गया था। और उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही सिया ने अपना काम चालू कर दिया था। लेकिन जब वो देखता है कि सिया बेड सीट उठाने के लिए बढ़ रही है तो उससे याद आता है कि उस पर तो अभी भी इचिंग पाउडर लगा ही होगा, अगर सिया उसे टच करेगी तो उससे फिर से इचिंग होने लगेगी। और यही सोचकर वो जल्दी से आगे बढ़कर सिया के हाथ को पकड़ लेता है। सिया वैदिक के फेस को देखते हुए रूखे हुए शब्दों में बिना किसी भाव के सवाल करती है, ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा हाथ छोड़िए, हमें अपना काम करना है। सिया की रूखे शब्दों को सुनकर वैदिक बिना उसे परेशान किए हुए अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम इसे नहीं छू सकती हो। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए और आपकी जानकारी के लिए बता दे मिस्टर खुराना, हमें भी इसे छूने की कोई शौक नहीं है, हम बस अपना काम कर रहे हैं। और ये बेड की ओर इशारा करते हुए, जो गंदगी फैली हुई है ना, हम उसे साफ कर रहे हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक उसे घूरकर देखते हुए कहता है, हाँ तो जाओ ना, अपना सारा काम करो, इसे बाद में करना, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। इस पर फिर डेविल स्माइल करते हुए, अगर तुम भी सोना चाहो मेरे साथ मेरी बाहों में तो तुम भी बेड पर सो सकती हो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा और तुम्हें सोने के लिए भी नहीं मना करूंगा। कहते हुए वो अपनी आई ब्लिंक करता है। वैदिक की सुबह सुबह बेशर्मी भरी बातें सुनकर सिया के गाल लाल हो, अब ये गुस्से से लाल हुए थे या शर्म से, ये तो सिया ही जानती थी। चैप्टर 139 सॉफ्ट सिया, ये सब किसने किया। सिया वैदिक को घूरते हुए आगे कहती है, हमें नहीं सोना है, आपका बेड आपको मुबारक हो। कहकर सिया बिना वैदिक की आगे की कोई बात सुने बगैर अपने कदम बाथरूम के ओर बढ़ा देती है। उसके जाते ही वैदिक के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं और बहुत ही भयानक नजर आने लगते हैं। वो बिस्तर को घूरते हुए अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देता है। बालकनी में आके वो अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। दो ही रिंग जैसे जाती है, उधर से कॉल पिक हो जाता है और एक लड़की की आवाज आती है। जी सर। उस आवाज को सुनकर वैदिक बिना किसी भाव के अपनी बात कहता है। उसके बाद उधर से उस लड़की की आवाज आती है, जी सर। उसकी बात सुनकर वैदिक अपनी रोबदार आवाज में कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, इतने में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद वो दूसरी तरफ से बिना कुछ सुने ही कॉल कट कर देता है। फिर एक गहरी सांस लेकर बालकनी से निकलकर स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है फ्रेश होने के लिए। 30 मिनट बाद सिया वैदिक की बातों से चीढ़कर सीधे बाथरूम में ही चली गई थी फ्रेश होने के लिए, लेकिन अपने साथ अपना कपड़ा लाना भूल गई थी। सिया नहा के अपने कपड़ों को वॉश करके फिर से दूसरा बाथरोब पहन लेती है। उसके बाद वो बाथरूम का डोर हल्का सा ओपन करके अपना सर हल्का से बाहर निकालकर रूम में देखती है कि वैदिक अभी सो रहा है या जाग रहा है। अगर वो सो रहा होगा तो वो क्लोजेट रूम में बिना किसी हिचकिचाहट के जा सकती थी, लेकिन अगर वो जाग रहा होगा तो उसे एक बार फिर से इस छोटे से बाथरोब में उसके सामने जाना होगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वैदिक उसे एक बार और इस तरह से देखे। और यही सोचकर वो अपना सर निकाल कर देखती है। जब उसे रूम में कोई भी नजर नहीं आता है तो वो डोर को पूरा ओपन कर देती है। उसके बाद अपने कदम रूम की ओर बढ़ा देती है।
सिया जैसे ही रूम में आती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है सामने का नजारा देखकर, और वो इसी तरह से कहती है, ये सब किसने किया और इतना जल्दी सब कैसे बदल सकता। क्योंकि पूरा रूम एकदम साफ नजर आ रहा था और सारा बिस्तर भी चेंज हो गया था, और जो पहले बेड पर बिस्तर लगा हुआ था अब उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था, और अब बेड पर एकदम नया बिस्तर लगा हुआ था और पिलोज भी नहीं लगाई गई थी, साथ ही ब्लैंकेट भी दूसरा था। उसके बाद सिया सोफे के ओर देखती है तो वो भी वहां से हट गया था, अब वो जगह खाली हो गई थी। फिर वो दूसरी ओर देखती है तो उसे सोफा और कॉफी टेबल उस ओर दिखाई देता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसने जैसा चित्रांत से कहा था कि ये चीज यहाँ होती तो अच्छा लगता और वो चीज वहां होती तो अच्छा लगता। सोफे को उस साइड कर देना चाहिए था और बेड को इधर कर देना चाहिए था, और ये ग्रे कलर की को वॉल ब्लैक कलर की कर देनी चाहिए थी। सब कुछ बिल्कुल ही वैसा ही हो गया जैसे सिया ने चित्रांत से बताया था। अब वो रूम बिल्कुल वैसा ही हो गया था और सारी चीजें भी वैसे ही कर दी गई थी। सब कुछ होने के बाद पहले के मुकाबले अब रूम और भी ज्यादा खूबसूरत और लग्जरियस दिखाई दे रहा था। सिया घूमकर सारा रूम देखती है और रूम को देखते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन भी बार बार बदल रहे थे। वो हैरान भी लग रही थी और खुश भी नजर आ रही थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है, और खुश इसलिए थी कि वो रूम को जिस तरह से करना चाहती थी वैसा ही हो गया था। सिया घूम घूम कर चारों ओर देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक जोड़ी हेजल ग्रीन आंखों से टकराती है, और उन्हें देखते ही सिया अपनी जगह पर जम जाती है। वैदिक जो फ्रेश होकर जल्दी से आ गया था और वो डोर के पास ही खड़े हुए हल्की मुस्कान के साथ सिया के हर बनते बिगड़ते हुए फेस एक्सप्रेशन को देख रहा था। वैदिक सिया को खुद को देखते हुए देखकर उसके पास अपने कदमों को बढ़ा देता है और आके सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। सिया जो वैदिक को देखते ही अपनी जगह पर जम गई थी, उसे किसी चीज का होश ही नहीं था कि कब वैदिक उसके पास आके उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सिया को होश तब आता है जब वैदिक के स्पर्श को खुद के ऊपर महसूस करती है, तब वो अपने सेंस में आती है। वैदिक अपनी चीन को सिया के कंधे पर रखकर उसे मिरर के सामने लेके जाता है और दोनों के अक्स को मिरर में देखते हुए सिया से सवाल करता है, कैसा लगा जान, तुम्हें मेरा सरप्राइज, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या जवाब देगी सिया वैदिक को? चैप्टर 140 कबाड़ खाना। वैदिक का सवाल सुन सिया मिरर से ही वैदिक के फेस को देखते हुए कहती है, ये सब आपने किया है और ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर वैदिक सोचने लगता है कि फ्लैशबैक। वैदिक गुस्से से स्टडी रूम में से निकलकर ये देखने अपने रूम में आता है कि चित्रांग अभी भी उसके रूम में है या फिर चला गया। अगर वो रहेगा तो वो उसे धक्के मार के निकाल देगा, और इसीलिए वो अपने रूम में आता है। डोर ओपन होने के वजह से उसके आने का किसी को पता नहीं चलता है, और वो अभी तक चित्रांग को सिया के पास देख गुस्से से बौखला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो चित्रांग को बोलने को होता है तभी उसके कानों में सिया की आवाज पड़ती है, जिसे सुन वो रुक जाता है और उसकी बातें ध्यान से सुनने लगता है जब वो चित्रांग से रूम के चेंजेज को बता रही थी। सिया की बात सुनकर वैदिक इस बार बिना कुछ कहे और बिना उन दोनों के नजरों में आए सीधे वहां से चला जाता है। उसके बाद वो पार्थ को कॉल कर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। फिर आधी रात को जब सिया और वो दोनों ही सो गए थे तभी अचानक से वैदिक अपनी आंखें खोल देता है और वो उठकर किसी को कॉल कर अपने रूम में आने को कहता है। उसके कुछ देर बाद कई लोग रूम में आते हैं और उनके साथ ही पार्थ भी आता है। पार्थ को देखकर वैदिक उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, ये वॉल ब्लैक कलर की हो जानी चाहिए और यहाँ जरा से भी शोर नहीं होना चाहिए, और कल सुबह जब मैं बोलूँगा तो आगे के भी काम हो जाने चाहिए। इतना कह वो बालकनी में आ जाता है और धीरे से ब्लैंकेट के साथ ही सिया को अपनी बाहों में उठाकर रूम में से निकल जाता है। और अगली सुबह वो सिया को उसी तरह उठाकर बालकनी में लाके उसे सुला देता है और खुद भी वही सो जाता है। जब सुबह सिया रूम में आई थी तो उसने ध्यान नहीं दिया था, आधा काम तो रात को ही हो गया था और जो बचा हुआ था उसे वैदिक ने सिया के बाथरूम में जाते ही मीठी को कॉल करने के लिए बोल दिया था।
क्योंकि उसे पता था उसकी जान को आधे घंटे लगते हैं और उसने इसलिए ही बस 20 मिनट बोला था, फिर वो भी रूम में निकल जाता है। उसके जाते ही मीठी रूम में कुछ लोगों के साथ आती है और जैसा वैदिक ने कहा था वैसा ही उनसे काम करवा के उतने ही टाइम के अंदर चली भी जाती है। फ्लैशबैक एंड वैदिक अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सिया की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर खुराना, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है न कि कोई आपकी चीजों को इधर से उधर करे, तो फिर ये सब कैसा हुआ और किसने किया? वैदिक कहता है, जान, ये सब कुछ मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए करवाया है। तुम ऐसे ही चाहती थी ना, तो बस मैंने वैसे ही करवा दिया है। अब ये सब कुछ छोड़ो, बस तुम मुझे ये बताओ तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा, तुम्हें पसंद आया ना? वैदिक की बात सुनकर सिया अपनी तिरछी नजरों से पूरे रूम को देखती है, जो अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उसे भी ये सब चेंजेस बहुत पसंद आए थे। उसके बाद भी वो अपने फेस एक्सप्रेशन बिगाड़ते हुए कहती है, ये बहुत ही घटिया लग रहा है और इतना ज्यादा घटिया लग रहा है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। कहकर वो अपना फेस और भी बिगाड़ लेती है, जैसे सच में उससे ये पसंद नहीं आया हो। वैदिक सिया के फेस एक्सप्रेशन देखकर अपने मन में कहता है, लेकिन मैंने तो यही सुना था और वैसे ही किया भी, फिर क्यों जान को ये पसंद नहीं आया? वैदिक से जब रहा नहीं जाता है तो वो सिया से पूछ ही लेता है, लेकिन जान, तुमने अपने उस कल के आए भाई से तो यही कहा था और मैंने अपने कानों से सुना था, फिर तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आया? वैदिक की बात सुनकर सिया को अब सब समझ आ जाता है कि वैदिक ने ऐसा क्यों किया। फिर वो खुद से कहती है, क्या ये सब आपने हमारे लिए किया? शायद ये सोचकर कि आप ऐसे हमारी विश पूरी कर आप हमें मना सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। सिया अपने मन में चल रही बातों को साइड करते हुए कहती है, हमने चित्रा से झूठ कहा था क्योंकि उन्हें आपका ये सो कॉल्ड रूम पसंद आ गया था और हम नहीं चाहते थे कि वो भी आपके जैसे ही कभी भी बनवाए, इसलिए हमने इसमें कमी बताई और उन्हें हम पे शक ना हो, इसलिए हमने उन्हें ऐसे ही ये सब कुछ बोल दिया। फिर सिया थोड़ा हंसते हुए कहती है, वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर खुराना आपको भी, आपने अपने अच्छे खासे ठीक ठाक दिखने वाले रूम को कबाड़ खाना बनवा दिया, जो अब और भी ज्यादा घटिया नजर आ रहे हैं। इतना कह वो वैदिक को साइड कर अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर बढ़ा देती है। सिया की बात सुनकर वैदिक सोग्ड हो जाता है और खुद से उसी तरह कहता है, क्या सच में जान ने झूठ बोला था? अगर उसने झूठ कहा था तो वो जब रूम को देख रही थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों थी? थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।